एक दौर था जब लेखकों ने बलोचिस्तान की लड़ाई को पाकिस्तान का फॉरगॉटन वॉर कहा था, भूली बिसरी जंग। लेकिन अब इसकी आंच इस्लामाबाद से निकलकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक महसूस की जा रही है। लड़ाई तेजी से बदल रही है। बंदूकधारियों में अब सिर्फ मर्द नहीं है, लड़कियां फ्रंट फुट पर हैं। आसिफा मेंगल और हवा बलोच जैसे नाम सामने आ रहे हैं। बीएलए ने हाल के दशकों का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। पाकिस्तान की फौज अपने ही घर में घिरी हुई है, बेबस है। आखिर बलूचिस्तान में हो क्या रहा है और चीन अमेरिका के लिए इस हमले में क्या मैसेज छिपा है? नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP and Goldi Masale। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। नक्शे पर नजर दौड़ाइए। यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी सूबा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। पाकिस्तान की 44% जमीन यहीं पर है, लेकिन आबादी में हिस्सेदारी महज 5%। 31 जनवरी की रात इसी 5% आबादी का कुछ फीसद हिस्सा पाकिस्तान की पूरी फौज पर भारी पड़ गया। इसी आबादी के बीच से निकले अलगाववादी गुट बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 चलाया और एक साथ पूरे सूबे में हमले शुरू कर दिए। 10 से ज्यादा शहर इसकी जद में थे। सूबे की राजधानी क्वेटा में यह ऑपरेशन अपने चरम पर था। शहर के 3 पुलिस थानों को फूंक दिया गया। तस्वीरों में सरकारी दफ्तरों के बाहर खड़ी गाड़ियां धू धू कर जलती दिखी। शहर भर में 5 बैंकों के ताले भी तोड़ दिए गए। हमलावरों ने पैसे तो नहीं निकाले, लेकिन भीड़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। राजधानी से महज 50 किलोमीटर दूर एक शहर है मस्तूंग। यहाँ मौजूद एक जेल पर हमला हुआ। 27 कैदी फरार हो गए। मस्तूंग के अलावा कलात, खारान, ग्वादर, पसनी और नोशकी से भी हमले की खबरें आईं। चश्मदीदों ने मीडिया को बताया कि सड़कों पर हथियारबंद लड़ाके गश्त करते दिखे। जो भी सरकारी इमारत दिखी उस पर गोलियां बरसाई जा रही थीं। ये क्या हाल बनाया हुआ है? सुबह से धमाके के ऊपर धमाके। पुलिस वाले की देखो, पुलिस वाले सिर्फ थोड़ा आगे पैदल हम जाए, वो हम हमारे ऊपर बंदूक ताम लेते हैं, मारते हैं। क्या कर रहे हैं? फायरिंगों की आवाज़ थी, घर से बाहर निकला है और बस उसको गोली लगा। अभी तक गोलियां चल रही है, कोई भी नहीं है। सरिया में आगे भी जाओ, अभी भी आप लोगों को मिलेंगे। कमरानी रोड जिधर भी जाओ आपको यही लोग मिलेंगे और कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जवाब में पाकिस्तानी फौज ने अपना काउंटर ऑपरेशन शुरू किया। बलूचिस्तान के शहरों का संपर्क दुनिया से काट दिया गया था। राजधानी क्वेटा में इंटरनेट बंद था। ट्रेनें रोक दी गई थीं। मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे, हालात खराब हैं, कोई घर से बाहर न निकले। यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। जो इंसान घर से निकलता है उसे ये पक्का पता नहीं होता कि वो सही सलामत वापस लौटेगा भी या नहीं। हर वक्त बस यही डर लगा रहता है। ठंड की वजह से धंधा पहले ही खराब चल रहा था और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। मजबूरन लोगों को अपनी दुकानें बंद करके घर भागना पड़ता है। तो यहाँ पे इस सेट पे मोटरसाइकिल आया, 2 बंदे थे उसमें सवार। वो ये ने फेयरिंग किया, अगले वाला टेर को गोली लग गया। उसने बोला था भाई रोको गाड़ी। मैंने गाड़ी रोक किया, नीचे उतरो। मैं नीचे उतर गया तो वहाँ से बोला था भाई कौन हो? माल पठान हो, पुश्तो बोलो। मैंने पुश्तो उसको बोल दिया भाई गाड़ी यहाँ से घुमा को ये रोड बंद करना। जब रोड मैंने बंद किया तो उसने बोला था नीचे उतरो, अपना सामान लेकर मैं गाड़ी को आग लगा दूंगा। ये लड़ाई पिछले 40 घंटों से जारी है। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों का कंट्रोल अब भी उनके हाथ में है। अब आते हैं आंकड़ों पर। यहाँ 2 पक्ष हैं और दोनों के दावों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जैसा कि हर बार होता आया है। BLA के प्रवक्ता जियंत बलोच ने बयान जारी किया है। उनका दावा है कि ऑपरेशन हेरोफ 2 में पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इन सबको मिलाकर 200 से ज़्यादा जवानों को मार गिराया गया है। 17 को बंदी बना लिया गया है। BLA ने अपने नुकसान का भी ब्यौरा दिया। कहा कि उनके 18 लड़ाके मारे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक आंकड़े की माने तो उनके 17 जवान मारे गए हैं और 31 आम नागरिक मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने दावा किया है कि उनकी फौज ने जवाबी कार्रवाई में 145 अलगाववादियों को ढेर कर दिया। बुगती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम 1000 बरस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। सुनिए। They want us to surrender. We will not. हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है।
ये जिस इस तरह के 1000 हमले हम पर कर लें, डिस्टेबलाइज करेंगे हमें, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। इस लड़ाई में एक वाकये की खूब चर्चा है। बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान में नोशकी शहर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर मारिया को अगवा कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया। कहा कि ये रिहाई मानवीय आधार पर है, हमारा झगड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, बशर्ते वो फौज का साथ न दें। एक बात और नई है, वो है महिला फिदाइन यानी महिला आत्मघाती हमलावर। बीएलए की एक फिदाइन यूनिट है मजीद ब्रिगेड। इस बार इस यूनिट ने अपने ऑपरेशन में महिलाओं को भी शामिल किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसकी पुष्टि की है। बीएलए ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। पहली तस्वीर है आसिफा मेंगल की, उम्र महज 24 साल, नोशकी की रहने वाली हैं। बीएलए का दावा है कि आसिफा ने अपने 21वें जन्मदिन पर मजीद ब्रिगेड ज्वाइन की थी। जनवरी 2024 में उन्होंने तय किया था कि वो फिदाइन बनेंगी। 31 जनवरी को उन्होंने अपने शहर नोशकी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया। दूसरा नाम है हवा बलोच। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर एक वीडियो सामने आया है मोर्चे पर जाने से ठीक 12 घंटे पहले का वीडियो। उनके हाथ में भारी भरकम बंदूक है, चेहरे पर मुस्कान है और ज़बान पर पाकिस्तान सरकार के लिए तंज। वो वीडियो में कह रही हैं कि ये हुकूमत हमारी निहत्थी माँओं बहनों पर जोर दिखाती है, सामने आकर लड़ने की इनकी औकात नहीं है। हवा ने अपने लोगों से अपील की है कि चंद पैसों के लिए सरकार की जासूसी न करें। वीडियो देखिए। दूर भी तीर जन दशमन भाई आज 2 किलोमीटर तीर जना ने आओ आओ दशमन जा कोमार टोक पेगा में कुर्बान कुर्बान दृश्यम चिंतदारा रिश्ते के ये सब बोलने के मिनट भर बाद वो एक कोने की तरफ बढ़ती हैं, गोलियों की आवाज़ गूंजती है और फिर वो फायरिंग शुरू कर देती हैं। बीएलए के इस ऑपरेशन को उसके पुराने ऑपरेशंस के मुकाबले अलग बताया जा रहा है। कैसे? पॉइंट्स में देखिए। पहला ये कि इस बार राजधानी क्वेटा भी निशाने पर थी। इसके पहले तक बड़े हमले दूर दराज के जिलों में होते थे। क्वेटा को सेफ माना जाता था, वहां चप्पे चप्पे पर फौज की तैनाती रहती थी, शहर के बॉर्डर पर भी चेक पोस्ट्स थे। दूसरा ये कि एक वक्त पर कई धमाके हुए, 10 से 14 शहरों से हमलों की खबरें आईं। इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन पहले कभी नहीं देखा गया। तीसरा ये कि इस बार फौज के अलावा पूरा सिस्टम टारगेट पर था। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हुए, जैसा हमने बताया, बैंक्स पर, कई सरकारी दफ्तरों पर कब्जा भी कर लिया गया। चौथा पॉइंट ये कि इस बार महिला फिदाइन भी फ्रंट फुट पर थी। इससे पता चलता है कि बीएलए कितनी तेजी से रिक्रूट कर रहा है, कितनी तेजी से वो खुद को अपग्रेड कर रहा है। हमने इस मुद्दे पर जानकारों से बात की, उनसे पूछा कि इस हमले को कैसे डिकोड किया जाए। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पकड़ बलूचिस्तान पर ढीली पड़ रही है? क्या उसकी सुरक्षा में कोई चूक है? आसिम मुनीर को क्या मैसेज गया है, सुनिए। देखिए, मैसेज तो यही है कि आप वहाँ इंडेफिनेटली लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये प्रोविंस है, इसमें 48% लैंड एरिया ये पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, और पॉपुलेशन कम है, और 6 to 8% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का टोटल ये है बलूचिस्तान में, लेकिन रिसोर्स रिच है और शुरू से इनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है। उनके रिसोर्स, चाहे गैस हो, फिर कॉपर गोल्ड निकलता है वहाँ से, चाइनीज कंपनी निकाल रही है। ये सारा जो इसका फायदा है वो पंजाबियों को गया है, फेडरल गवर्नमेंट को गया है, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिला। तो एक एक्सप्लॉयटेशन हुई, फिर वहाँ 5 इंसर्जेंसी हुई है, तो उसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, यानी कि जबर जोर से उनको कंट्रोल करने की कोशिश है। पॉलिटिकली प्रोसेस नहीं शुरू होता, करते भी हैं तो उसमें आर्मी इंटरफेयर करती है, जो उनकी पसंद का होता है उसको चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं मैनिपुलेट करके। तो मैसेज तो यही है कि आप हमें इस तरह इंडेफिनेटली नहीं रख सकते। ये बार बार मैसेज गया, आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन एक हाईजैक हो गई थी, वो भी यही मैसेज था। तो ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इससे कुछ सीखेगी ऐसा मुझे नहीं लगता।
ये बार बार उनकी यही गलती होती। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सवाल ये भी है कि यह हमला इस वक्त क्यों हुआ। पाकिस्तान से जब भी ऐसा सवाल पूछेंगे वो भारत का नाम लेता है। इस बार भी वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट दोहराई गई है। पाकिस्तान ने बाकायदा इसके लिए एक शब्द गढ़ रखा है, फितना अल हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की शरारत। उनका कहना है कि BLA को मदद सरहद पार से मिल रही है। ये नैरेटिव अब उनकी मजबूरी भी बन चुका है, क्योंकि विदेशी हाथ का शोर मचाकर वो अपनी जनता को ये समझा लेते हैं कि फौज अंदरूनी बगावत से तो लड़ ही नहीं रही, बाहरी दुश्मन से लड़ रही है। इससे अपनी कमियां छिप जाती हैं और बलोच लोगों की असल शिकायतों पर पर्दा डल जाता है। भारत ने इन आरोपों का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन्हें बेबुनियाद बताया। कहा कि ये तुम्हारी इंटरनल फेलियर है, अंदरूनी नाकामी। सलाह भी दी गई कि आरोप लगाने के बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों की बरसों पुरानी मांगे हैं, उन्हें सुनना चाहिए। वहाँ दमन और मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, दुनिया उसे जानती है। दूसरी तरफ इस ऑपरेशन के बाद जिक्र चीन और अमेरिका का भी हो रहा है। सवाल टाइमिंग का है। आप दुनियादारी के दर्शक हैं तो जानते ही हैं, बलूचिस्तान की ज़मीन के नीचे खजाना छिपा है। ज़मीन में तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम का भंडार है। रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। पाकिस्तान का 20% प्राकृतिक संसाधन इसी सूबे में है। सूबे के दक्षिण में अरब सागर है, जहां से पाकिस्तान का बड़ा समुद्री व्यापार चलता है। यहां का ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे चीन को लीज पर दिया है। खनन की छूट भी चीन को मिली है, लेकिन बलोच आबादी को क्या मिला? कुछ भी नहीं। विकास और रोजगार तो दूर की बात है, समाज में सम्मान तक नहीं है। शुरू से ही बलोचों को हाशिए पर डाला गया है। जब जब उन्होंने आवाज़ उठाई, प्रदर्शन किया, हर बार उन प्रोटेस्ट को सेना ने कुचल दिया। आम बलोचों के खिलाफ फौजी ताकत का सहारा लिया। जब कोई राजनीतिक रास्ता नहीं बचा तो कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए। हवा बलोच और आसिफा मंगल की कहानी भी ऐसी ही है। जानकारों का कहना है कि टाइमिंग इस हमले की बहुत कुछ कहती है, क्योंकि खजाने पर अब दोनों महाशक्तियों की नज़र है। चीन तो था ही, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका भी आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान की सरकार, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। अमेरिका की बात करते हैं, उसके इंटरेस्ट रेको डिक की खदानों पर हैं। ये बलूचिस्तान के चागई ज़िले में है, नक्शे पर आप देख सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो यहाँ माइनिंग के लिए $1.25 अरब यानी $1.25 बिलियन का निवेश करेगा। अमेरिकी कंपनी USSM ने भी $500 मिलियन का समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना, वो मिनरल्स जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इनकी कितनी ज़रूरत है आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ चीन है। चीन का तो बहुत कुछ दांव पर लगा है। CPEC का अच्छा खासा दारोमदार बलूचिस्तान पर है। ग्वादर पोर्ट इसका हिस्सा है। चीन चाहता है कि मिडिल ईस्ट से तेल और गैस ग्वादर पर उतरे और वहाँ से सड़क के रास्ते चीन पहुँच जाए, ताकि उसे मलक्का स्ट्रेट का लंबा और ख़तरनाक चक्कर न काटना पड़े। लेकिन यहीं पर पेंच है। BLA का कहना है कि ये संसाधनों की लूट है। वो इसे नव उपनिवेशवाद मानते हैं, नियो कॉलोनिज्म। वो मानते हैं कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर उनके संसाधनों की चोरी कर रहे हैं। इसीलिए BLA हर उस विदेशी ताकत का दुश्मन है जो वहाँ पैसा लगा रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी इंजीनियर्स पर हमले भी बढ़े हैं। चीनियों के लिए ये है कि आप भी पाकिस्तान के साथ मिलके हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। देखिए, वहाँ चीन एक माइन चला रहा है कॉपर गोल्ड की, जैसे मैंने कहा। फिर एक और है, वहाँ फॉरेन कंपनी चला रही है, अब अमेरिकन वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए भी यही मैसेज है। वहाँ चाइनीज़ इंटरेस्ट को बार बार अटैक किया गया है, चाहे पर्सनल हो, उनके जहाँ काम करते हैं ग्वादर वगैरह में और जगह, उन पे अटैक हुए हैं, उनमें से मारे गए हैं लोग। तो ये मैसेज तो बड़ा यही क्लियर है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे जो हक हैं हमें दीजिए, नहीं तो ये ऐसे नहीं चल सकता। और वहाँ तो डिमांड पहले से भी रही है कि एक इंडिपेंडेंट वो बने कंट्री, और ये अब डिमांड, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो लोग इसमें बिलीव करते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं उनका नंबर। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। एप्स्टीन फाइल्स की बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में कुछ नए आरोप सामने आए हैं। US जस्टिस डिपार्टमेंट ने इससे जुड़े कुछ कथित ईमेल्स और फोटोज 30 जनवरी को जारी किए थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे, जिस पर भारत का जवाब भी आया।
आरोपों का खंडन किया गया। ब्रिटिश पॉलिटिक्स और पैलेस में इसकी आंच महसूस की जा रही है। नए दस्तावेजों में ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू को लेकर आरोप सामने आए हैं। दावा है कि एंड्रयू ने 2008 में जेफरी एप्स्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजी थीं। ये दावा 2010 और 2011 के ईमेल्स के आधार पर किया जा रहा है। प्रिंस एंड्रयू ने एप्स्टीन को 20 दिसंबर 2012 को एक कार्ड भेजा था। इसमें 4 तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें एंड्रयू की बेटी प्रिंसेस बीट्रिस और प्रिंसेस यूजिनी की थीं। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक उस समय यूजिनी 21 साल और बीट्रिस 23 साल की थीं। ये तस्वीरें उस समय भेजी गईं जब एंड्रयू दावा कर चुके थे कि उन्होंने एप्स्टीन से सभी संबंध खत्म कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में एक महिला के वकील ने BBC न्यूज़ के सामने दावा किया कि एप्स्टीन ने उनसे प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन भेजा था। इन आरोपों के बाद ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने प्रिंस एंड्रयू से अमेरिकी संसद की कमेटी के सामने गवाही देने को कहा है। एंड्रयू के अलावा पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडलसन की भी एप्स्टीन फाइल्स में फोटो है। इसमें मैंडलसन एक महिला के साथ अंडरवियर और शर्ट में नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद मैंडलसन ने PM कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा कि वे पार्टी को शर्मिंदगी नहीं देना चाहते। स्टारमर ने मैंडलसन पर कहा कि उन्हें पिछले साल ही राजदूत पद से हटा दिया गया था और अब वे इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वहीं विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने मैंडलसन की अमेरिका में राजदूत नियुक्ति पर स्वतंत्र जांच की मांग की है। अगली खबर अमेरिका ईरान तनाव से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो नतीजा होगा रीजनल वॉर यानी क्षेत्रीय युद्ध। खामनेई का इशारा था कि उस जंग की आंच सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसकी जद में मध्य पूर्व का ठीक ठाक इलाका आ सकता है। करीब 37 बरस से खामनेई ईरान की सत्ता पर काबिज हैं। 86 बरस उनकी उम्र हो चुकी है। वे ईरान की इस्लामिक क्रांति के सूत्रधार आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की वतन वापसी की सालगिरह पर बोल रहे थे। 1 फरवरी की तारीख थी। साल 1979 था जब खुमैनी 14 बरस के निर्वासन के बाद फ्रांस से तेहरान वापस लौटे थे। उनकी आमद के करीब 10 दिनों बाद 11 फरवरी 1979 को ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा तत्कालीन शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सत्ता गिर गई थी। अब खामेनेई ने इन घटनाक्रमों की सालगिरह पर कहा कि अमेरिका का इरादा ईरान के तेल और नेचुरल गैस के अकूत भंडार पर कब्जा करने का है। हालिया विरोध प्रदर्शनों के जरिए तख्ता पलट की कोशिश की गई लेकिन हमने उसे कुचल दिया था। खामेनेई की चेतावनी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई। कहा कि यकीनन वो ऐसा कहेंगे लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े सबसे शक्तिशाली जहाज़ वहाँ हैं, मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच समझौता हो जाएगा। अगर समझौता नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे कि उनका कहा सही हुआ या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। अगली खबर, चीन ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड देने के फैसले की आलोचना की है। चीन ने इसे अपने खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला माना है और इस पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में दलाई लामा को 68वें ग्रैमी अवार्ड में इस पुरस्कार से नवाजा गया। मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा नाम से उनकी एक एल्बम है। इसे बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया था। उनकी इस एल्बम को शांति और करुणा पर कही गई उनकी बातों का निचोड़ समझा जाता है। जिस कैटेगरी में दलाई लामा को अवार्ड मिला उसमें साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन और लेखक ट्रेवर नूह, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन जैसी हस्तियों की एंट्री नॉमिनेटेड थी पर अवार्ड दलाई लामा को मिला। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि दलाई लामा पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं। उनको आध्यात्मिक व्यक्ति कहना कतई सही नहीं है। वे धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। उनको अवार्ड देकर चीन विरोधी गतिविधियों को भड़काने वाले का सम्मान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद वे तिब्बत से भाग गए थे और तब से भारत में रह रहे हैं। उनके सम्मान पर पहले भी चीन अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।